नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कई बार ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हैं और चीज़ें समझ में भी नहीं आती। मैंने पहले भी आपको कहा था कि नाजायज़ रिश्ते कभी किसी भी रिश्ते को हैप्पी एंडिंग तक नहीं लेके जाते। हमेशा उसका एंड जो है ना, वो हमेशा दुखद ही होता है। इसलिए बेटर यही होता है कि आप इनसे जितना दूर रह सकें। सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक इंसान को धोखा देकर दूसरे इंसान के साथ अपना घर बसाना, एक इंसान से झूठ बोल के दूसरे इंसान के साथ अपनी खुशियां ढूंढना, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बेटर तो यही है कि आप एक इंसान को फ्री करिए, उसके बाद दूसरे के साथ आप ज़िंदगी बिताइए। और मैं एक बात फिर कहती हूँ कि अगर क्षणिक खुशी के लिए आपके पास कोई आता है तो यकीन मानिए कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रिश्ता नहीं निभाएगा। आपको इस चीज़ को समझना होगा और ये चीज़ हमें आगे की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ सीखनी कि आप साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल किसी के साथ बहुत खुश रह सकते हैं, लेकिन जब बात ज़िंदगी की आती है तो ज़िंदगी में कभी भी जो इंसान आपको झूठ बोलकर अपने साथ रख रहा है, छुपाकर अपने साथ रख रहा है, यकीन मानिए वो आपको अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी आपको अपने साथ नहीं रखेगा। इसलिए बेटर यही है कि जब बात नाजायज़ रिश्तों की आती है तो बहुत क्लियर हो जाइए। एक इंसान को फ्री करिए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, जीनी आपने है। जियो, खुश होकर जियो, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं, क्योंकि उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उदाहरण लेकर देख लीजिए, अगर ज़्यादा है तो अभी तक की जितनी भी स्टोरीज हैं इन नाजायज़ संबंधों से लेकर, उन सारी स्टोरीज को उठाकर आप देख लीजिए, कभी भी उसका जो एंड है वो कभी सुखद नहीं होता। मैं फिर आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की फिर एक कहानी ऐसी है जो नाजायज़ रिश्तों से हो, जिसका एंड इतना दुखद होता है कि सुन के ही तकलीफ होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात आती है वारदात शुरू करूँ उससे पहले मैं यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस क्राइम चैनल की अपनी फैमिली को भी बड़ा करना है। साथ ही आपकी वारदात के बारे में अगर कोई भी राय है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दें, उसको बिल्कुल अप्लाई किया जाएगा। चलते हैं आज की वारदात पर। आज की वारदात जो है ये राजस्थान की है। डेट है 10 फरवरी 2021। 10 फरवरी 2021 में राजस्थान का एक जिला है टोंक जिले का एक गांव है बड़ोली। चूँकि मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ के लिए बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं, हमें उस जगह के बारे में पता भी नहीं होता है। तो जब हम डिटेलिंग में जाते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा गाँव का या ज़्यादा डीपली नाम नहीं लेती हूँ, ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। मेन यही है कि हमें स्टोरी पता लग जाए, हमें ये वारदात पता लग जाए। लेकिन जब ज़्यादा डीप में जाते हैं तो आपको वो चीज़ जो है वो बोरिंग लगने लग जाती है। सो मेरा ये मानना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेलिंग में जाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली आई विल गो। वारदात है 10 फरवरी 2021 की, और वारदात है टोंक जिले, राजस्थान में जो टोंक जिला है उधर का एक गाँव है बड़ोली। बड़ोली गाँव में एक सरसों का खेत है। सरसों के खेत में, और ये जो खेत है ये गोकुल का है, तो वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मजदूरों को एक कंकाल मिलता है, और जैसे ही कंकाल मिलता है वो घबरा जाते हैं, और घबराकर वो जो खेत का मालिक होता है गोकुल, उसको जाके बताते हैं। जब गोकुल को ये बात बताते हैं तो गोकुल भी चौंक जाता है, वो भी अपने खेत पर आता है और वो खेत पर आके उस कंकाल को देखता है। उस कंकाल के पास श्रृंगार का सामान भी था, रखा हुआ था, जैसे बिंदी, बिछिया, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सामान के साथ ही रखी हुई थी। और कंकाल मतलब पूरी तरीके से, ये देखिए कि स्किन जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी थी। तो वो गांव के सरपंच को बुलाता है। जब सरपंच वहां पर आते हैं तो सरपंच जब देखते हैं तो वो वहाँ जो है लोकल पुलिस थाना, वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं। जब वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है तो वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वाले वहाँ पर आने के बाद कंकाल का निरीक्षण करते हैं, और वो देखते हैं कि कंकाल जो है बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसमें साड़ी जो है, साड़ी लिपटी हुई है। तो जब वो साड़ी देखते हैं और श्रृंगार का सामान देखते हैं तो उसको वो अपने कब्जे में लेते हैं। जब वो अपने कब्जे में लेते हैं
तो उसके बाद वो साड़ी को बड़े ध्यान से देखते हैं। साड़ी के पल्लू पर एक जगह पर गांठ बनी हुई थी। जब उस गांठ को खोला जाता है, उसमें जब उस गांठ को खोलते हैं तो उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा निकलता है। और जब उस कागज़ के टुकड़े को खोला जाता है तो उसमें से एक नाम निकलता है, और वो नाम होता है हरिराम मीणा का। इसके बाद जो बॉडी है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए और डीएनए के लिए भेज दिया जाता है, हॉस्पिटल में सब में रख दिया जाता है। और इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। जब उसको देखा जाता है, उससे नंबर जो मैच किया जाता है तो वो निकलता है हरिराम मीणा का। अब पुलिस जो है, पुलिस इसी नंबर के थ्रू हरिराम मीणा तक पहुंचती है। जब हरिराम मीणा तक पहुंचती है तो उसके बाद हरिराम मीणा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। हरिराम मीणा शुरुआती ही उसमें तो मतलब वही कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ बातें बनाता रहता है, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है और जब वो कड़ाई से पूछताछ करती है तो हरिराम मीणा अपनी पूरी जो कहानी है, जो वारदात है, पहली बात तो वो जुर्म कबूल करता है, और जुर्म कबूल करने के बाद वो पूरी वारदात बताता है। और उसमें ये कहता है कि मेरे साथ साथ मेरा कज़न है महावीर मीणा, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट करके लेकर आते हैं तो उसके बाद पूरी कहानी सामने निकल के आती है, और वो बताते हैं कि ये जो कंकाल है ये है कमला मोगिया का। कमला मोगिया, अब ये कमला मोगिया कौन थी, इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। कमला मोगा जो है वो भरनी गांव है, वहीं टोंक जिले में, उधर की रहने वाली थी। और उसकी शादी जो है वो कालूराम मोगिया के साथ होती है। कालूराम मोगिया के साथ उसकी शादी होती है, और शादी होने के बाद दोनों आराम से अपना भरण पोषण कर रहे होते हैं। उनके 3 बच्चे भी होते हैं, और 3 बच्चों के साथ कालूराम मोगिया अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से सुकून से रह रहा होता है। क्योंकि जो कालूराम मोगिया है वो दिहाड़ी मजदूरी करता होता है, और अपने उसी तरीके से अपने घर का और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। इसी दौरान क्या होता है, जो हरिराम मीणा होता है, हरिराम मीणा का खेत जो है उसको उसमें मिल जाता है खेती करने के लिए। तो वो वहाँ पर आके रहने लग जाता है अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ, और वहाँ पर वो खेतों में काम करता है। क्योंकि उससे पहले भी होता क्या है, जब 4-4 लोगों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं और आप दिहाड़ी मजदूर होते हैं, आपने सुबह दिन में जो भी कमाया है उसी से आपने भरण पोषण करना है, तो इंसान बहुत हार्डवर्क करता है। आप लेबर का हार्डवर्क देख सकते हैं कि लेबर कितना हार्डवर्क करते हैं। सेम उसका भी वही हाल था। पूरे दिन का वो थका हारा आता था, जिम्मेदारियां थी, बच्चों का भरण पोषण भी करना है, तो पूरे दिन वो जब काम करता था, तो जब रात में आता था, रात में वो थक कर सो जाता था। लेकिन एक हकीकत है कि बॉडी की नीड भी होती है। कमला मोगिया घर पर रहती थी, उसकी अपनी कुछ नीड्स थी जो कालू मोगिया जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा था, पर इसी कसक में वो रहे जा रहे थे, जिंदगी कट रही थी। इसके बाद बात आती है जब वो हरिराम मोगिया के यहाँ खेत में काम करने के लिए आ जाते हैं। थोड़े दिन रहते हैं, थोड़े दिन के बाद होता क्या है कि हरिराम मोगिया जो है वो अपने खेत पर आता है। जब अपने खेत पर आता है तो वो कालू मोगिया को काम करते हुए देखता है, और कालू मोगिया को जब काम करते हुए देखता है उसके बाद वो देखता है कि जो कमला मोगिया है, कमला मोगिया खाना बना रही होती है। उसको थोड़ा सा उसकी जो नीयत है वो डोल जाती है। वो आप आता है और पूछता है कालू मोगिया कहाँ है, तो वो कहती है कि वो खेत पर गए हुए हैं। इसके बाद हरिराम चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कमला जो है वो कहते हैं ना, दिमाग में बैठ जाती है कोई चीज़, वो वाली सिचुएशन होती है। अब उसके बाद क्या होता है, जो हरिराम मीणा है उसका बार बार खेत पर आना शुरू हो जाता है। वो किसी न किसी बहाने से खेत पर आने लग जाता है, और इसी दौरान कमला और हरिराम मोगिया के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है, और बातचीत शुरू होते होते धीरे धीरे नाजायज संबंधों में तब्दील हो जाती है। एक दिन जो कालू मोगिया है, कालू मोगिया किसी काम से बाहर गया हुआ था, और हरिराम उसके घर पर आ जाता है। इनकी बातचीत शुरू होती है, और इस तरीके से
जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी होती हैं, और यहाँ से नाजायज़ रिश्तों की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद कालू मोगिया जो है वो वापस आ जाता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये हरिराम और कमला ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके बाद इनके बीच में बातचीत होती है कि आखिर क्या करें। तो हरिराम कहता है कि तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए तैयार हूँ, जितना भी खर्चा होगा वो मैं वेयर करूँगा, तुम बस आ जाओ। कमला कुछ ना सोचती है, ना वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, कुछ भी बिना सोचे समझे वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाने के बाद टोंक जिले में ही एक जगह है, वहाँ पर वो कुछ दिन रहती है। अब हरिराम मोगिया क्या करता था कि कुछ हफ्ते में 1-2 दिन के लिए वो उस जगह पर चला जाता था। देवरी वो जगह है, वहाँ पर वो चला जाता था और वहाँ पर वो कमला के साथ रहता, उसके बाद वो वापस आ जाता। अब बात वही आती है कि आप ऐसे कब तक गुजारा करते रहेंगे। थोड़ा टाइम निकलता है, इधर कालूराम मोगिया जो है पहले अपनी पत्नी को ढूंढता है। जब उसको नहीं मिलती है तो वो पास के थाने में, जो थाना लगता है वहाँ पे जाकर वो कंप्लेन लिखवा देता है। लेकिन पुलिस जो है वो सीरियसली नहीं लेती है कि कहीं चली गई होगी। इस वजह से वो भी अपना शांत होकर बैठ जाता है और वो इस शौक में था कि आखिर मेरी पत्नी जा कहाँ सकती है। लेकिन जब 2 साल तक पता नहीं लगता इस तरीके से, तो वो भी शांत होकर बैठ जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ कमला जो है, अब आप महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, कितना लंबा टाइम गुजारेंगे। लेकिन उसके बाद कमला मोगिया को ये चीज़ें जो है वो परेशान करने लग जाती हैं, अपने बच्चों की याद आने लग जाती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक नीड के लिए, और वो फिजिकल नीड के लिए आप कितना टाइम अपनी चीज़ों से दूर रह सकते हैं, जिनके साथ आपने शुरू से अपने बच्चे जो हैं वो बड़े किए हैं, पाल पोस के इतने बड़े किए हैं, और उसके बाद आप एकदम से डिसाइड कर लें, जा तो सकते हैं, कितना टाइम गुजार सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर उसको अपने बच्चों की याद सताने लग जाती है। दूसरी तरफ उसको लगता है कि हरिराम मोगिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1-2 दिन के लिए आता है और उसके बाद मैं पूरा टाइम अकेले रहती हूँ। तो जब उसके बाद हरिराम मोगिया आता है तो वो उसको बोलती है कि अब मैं इस तरीके से नहीं रहूँगी, अब या तो मुझे शादी करके अपने साथ लेकर जाओ और या फिर मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अब उसको यही था, क्योंकि गांव में उसने सब जगह यही बोला था कि उसको नहीं पता है कि कमला मोगिया कहाँ गई है। जब कमला के बारे में वो यही बोल रहा था कि उसको पता ही नहीं है। अगर इस तरीके से कमला उसके साथ दिखी तो सबको शक हो जाएगा कि इसमें हरिराम का ही हाथ था। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जब वो परेशान हो जाता है तो वो जो महावीर है अपना कज़न, उसको बताता है ये प्रॉब्लम, उसको बताता है। उसके बाद वो एक चीज़ डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो कमला के पास जाते हैं। कमला के पास जाके वो रात भर वहीं रुकते हैं, अपना शराब वराब पीते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन वो कमला को लेकर अपने साथ घूमने के बहाने निकल जाते हैं। टोंक जिले में जाते हैं, वहाँ पर भी वो घूमते फिरते हैं, सिनेमा देखते हैं। और उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया था देवली, वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वो थोड़ी देर रुकने के बहाने वहाँ पर रुक जाते हैं। और उसके बाद गोकुल के खेतों के पास ही वो उसका गला घोंट देते हैं। गला घोंट कर उसको मार देते हैं और उसके बाद उसको उस खेतों के बीच में डाल देते हैं। और खेतों के बीच में डालने के बाद, चूँकि देर रात की बात है ये, उसके बाद वो अपने घर आते हैं और आराम से सो जाते हैं। उनको यही था कि डेड बॉडी जब मिलेगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ एक पर्ची ने, जिसमें वो चूँकि था क्या कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो उसने वो नंबर जो है वो अपने हमेशा पल्लू में रखती थी। उससे था क्या, उसको ये था कि जब भी मुझे बात करनी होगी तो एटलीस्ट नंबर मेरे पास में है, मैं आराम से कहीं से भी जाके उससे हरिराम से बात कर सकती हूँ। तो इसलिए उस सिर्फ एक साड़ी के पल्लू ने और एक छोटे से कागज़ के टुकड़े ने पूरी कहानी को पानी की तरह साफ कर दिया। ये थी पूरी मर्डर मिस्ट्री जो ऐसे सॉल्व हुई महज 48 घंटों में। जिस दिन डेड बॉडी मिलती है उसके महज 48 घंटों में
ये पूरी जो कहानी है, ये जो मर्डर मिस्ट्री है, ये इस तरीके से पुलिस सॉल्व कर लेती है। और उसके साथ ही जो डीएनए है, डीएनए उसके बाद कालूराम के साथ मैच करवाया जाता है, डीएनए मैच हो जाता है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद जो कंकाल था वो उसको कालूराम को दे दिया जाता है। और उसके बाद कालूराम उसका अंतिम संस्कार करता है। अब चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी है, केस जो है वो कोर्ट में है। अब देखते हैं कोर्ट डिसीजन क्या लेती है। और मैंने बहुत सर्च किया है लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि उनको पनिशमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इस बारे में मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे उसकी डिटेल पता ही नहीं चल पाई है। तो ये थी पूरी वारदात। वारदात के शुरू में भी मैंने यही कहा था, नाजायज़ रिश्ते हैं, उनका कभी अंजाम सुखद नहीं होता, कभी खुशियाँ नहीं देता। क्षणिक खुशियों के लिए आप जिंदगी भर अपने आप को दांव पर नहीं लगा सकते। अंजाम बहुत भयानक होता है, थोड़ा मोड़ा भी दुखद नहीं होता, बहुत भयानक होता है। इसलिए बेटर तो यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें और जो भी काम करें एटलीस्ट सोच समझ के करें, क्योंकि बाद में तकलीफ़ें बहुत होती हैं और बाद में पछताने के लिए कुछ नहीं रह जाता। तो ये थी पूरी वारदात। अब बात वही आती है सवाल जवाब की। मैंने कल के वीडियो में एक सवाल किया था कि जो मैग्नीज का उत्पादन है उसमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वह आंसर है रूसी संघ। रूसी संघ पहले स्थान पर है जो मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो ये थोड़ा जवाब। वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल यह है, जो हमारी पृथ्वी जो है, आपको पता है कि पृथ्वी जो हमारी है अर्थ, वो लेयर में बनी हुई है। तो उसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो सबसे भीतरी वाला जिसको क्रोड बोलते हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ है? सवाल बहुत आसान सा है, सर्च कीजिए, मैं उम्मीद करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सवाल हैं ये जीके की बुक से पूछे जाते हैं और ये वो जीके की बुक्स हैं जो एमपीएससी में, यूपीएससी में, जो सिविल सर्विसेज में पढ़ी जाती हैं, जो सिविल सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था सवाल, जवाब का मैं इंतज़ार करूँगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।